Recording in progress. आज हमारा सेशन होगा प्रॉफिट कैलकुलेशन पर कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है और उसके ऊपर हमारे एक्सपेंस कितने हो रहे हैं और एट द एंड कितने पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं। ये जो मार्जिन कैलकुलेशन है ना, ये किसी भी बिजनेस की जान होता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ और एट द एंड मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं और पैसे आने के बाद भी कितने पैसे उसमें से निकल रहे हैं, तब तक आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल ही नहीं बना सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस सेशन को जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। आप जस्ट मुझे बताएं कि स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। जी जी, बस कंफर्म कर दें कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। बस ठीक है, ठीक है। ये है बजट प्लान ऑफ शॉपिफाई वाइट लेबल पाकिस्तान का। हर कंट्री का डिफरेंट होगा क्योंकि हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है, प्राइस पॉइंट डिफरेंट होता है, तो मार्जिन भी डिफरेंट होंगे। और इसी तरह से वहाँ के जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, शिपिंग की कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। तो उनकी जो शीट है वो भी अलग होगी और उनको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जस्ट मुझे जो है वो कुछ शरारती बच्चों को रोकने दें यहाँ से ना। बस, ये हमारी शीट है, बहुत ही सिंपल शीट है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अमेज़न प्राइवेट लेवल पे काम कर चुके हैं, तो वहां भी बिल्कुल इसी तरह से एक मिलता जुलता इसका डैशबोर्ड होता था और ऐसी ही शीट होती थी। तो उसको उसी के मुताबिक सेट किया गया है और जिस तरह से आप उसमें डाटा फिल करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हो, सही है। आप शॉर्टली मुझे बताएं कि इसमें कितने कलर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं? आपको शीट में डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, तो इसमें कितने कलर हैं? 5 कलर हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 5 कलर हैं। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। आपने ये करना है कि इस शीट के हर कलर को नहीं छेड़ना। अगर आप छेड़ोगे तो इसमें कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं, वो आगे ऊपर नीचे हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी और आप फंस जाओ। ठीक है, इस शीट में कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो जो कलर्स ऐसे हैं कुछ के उनको आपने चेंज करना है और कुछ ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो ये सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर नजर आ रहा है। कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन। इस लाइट ग्रीन कलर को आपने चेंज करना है। और लाइट ग्रीन कलर टोटल शीट के अंदर जो है ना वो चंद एक है। यहाँ पे है, उसके बाद ये है, फिर ये है, और इसके बाद यहाँ पे ये 4 कॉलम्स हैं और एक लास्ट पे है। और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है लाइट ग्रीन। तो सिर्फ आपने इन्हीं को फिल करना है। और जो ये ब्लू है ना, लाइट ब्लू वाला शेड है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये ऑटोमेटिकली यहाँ फार्मूलाज लगे हुए हैं, वो खुद ही इसको कैलकुलेट कर रहा होगा आपके लिए। तो आपने इन कलर्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, छेड़ेंगे तो शीट खराब हो जाएगी। अच्छा, फर्ज करें आपने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया, गलती से आपसे कोई चेंज हो गया, तो आपने परेशान नहीं होना, मुझसे आके बार बार नहीं पूछना। उसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं ये शीट आपके साथ जहाँ पे शेयर करूंगा वहां जाना है, दोबारा से इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। और अगर ये नहीं करना, तो जब आप पहली बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके 2 से 3 इसकी कॉपीज बना लें। कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक्स्ट्रा शीट्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ये देखिए, नीचे प्लस का साइन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में जो है न्यू टैब बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह की शीट का। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और इसको न्यू शीट में ऐड कर दें। और वहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करनी है करें, यहाँ पे जो शीट है वो भी ऐसे ही रहेगी, ताकि अगर वो शीट खराब होती है तो इसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तान की शीट है, ये आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद आपको दूसरे कंट्रीज की शीट भी एक ही अलग सेशन कर लेंगे, उसमें सारी डिटेल्स बता देंगे। वरना इसमें जो है ना वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, ये भी समझ नहीं आएगा। तो ये समझना चूंकि जरूरी है, फर्ज है, तो लिहाजा इस वक्त हम इसी को समझ लेते हैं। ये है प्रोडक्ट की प्राइसिंग। तो आपने यहाँ पे बहुत ही जनरल डिटेल्स जो आ रही हैं वो आपने फिल करनी है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप सोचें कि आप शॉपिफाई का बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में कहीं भी कर रहे हैं, और आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आज के दिन आपने कितने ऑर्डर लिए। जल्दी से बता दें, कोई भी एक बंदा बता दे कि आज आपने कितने ऑर्डर्स लिए हैं। 25? अबे 25 तो लिखा हुआ है भाई, कोई और बताओ। 50? ठीक है जी, 50 कर दे।
तो आपने सोचा कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने 50 ऑर्डर्स ले लिए, ठीक है। अब इन 50 ऑर्डर्स के बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, बिफोर बुकिंग कैंसिलेशन। जब हम किसी चीज के ऑर्डर्स ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना होता है, आपको सारा शॉपिफाई बताया हुआ है, समझाया हुआ है। जल्दी से बता दें कि ऑर्डर लेने के बाद हम क्या करते हैं। कॉल्स करते हैं। हमारे पास आज के दिन 50 ऑर्डर्स आ गए, तो हमने हर बंदे को फोन पे कॉल करना है। कॉल करके उसका हालचाल पूछना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, कैसे हैं आप, आपने ऑर्डर किया था, काइंडली मुझे कंफर्म करवा दें, आपका एड्रेस यही है, दिस। चलो जी। जितनी मुख्तसर और टू दी पॉइंट और जितना आप दूसरे बंदे को सोचने का मौका कम देंगे ना, उतने ही आपके ऑर्डर ज्यादा कंफर्म होंगे। खैर वो अगले बंदे भी बड़े तेज होते हैं, बड़े स्लो मोशन में लेटे होते हैं, वो आपसे अजीबोगरीब सवाल करते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कॉल वाले सेक्शन। अभी तो आपने कॉल करके कंफर्म करना है। और जब आप कॉल करेंगे तो वो आगे वो बंदा कहेगा कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, मैंने तो कभी खाने का ऑर्डर नहीं दिया, आप किस ऑर्डर की बात करें। तो वो अजीबोगरीब बातें होंगी और चीज़ें होंगी, और उसके बाद कहेंगे कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, मैंने, मेरे पास तो पैसे ही खत्म है, महीने का बिजली का बिल दिया है, उसके बाद मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो वो जो कैंसिलेशन होगी ना नॉर्मली, हम जो फेस कर रहे होते हैं वो 35% से लेके 40% तक चली जाती है, ठीक है। 35%, 30% नॉर्मल है कि जितने भी आप ऑर्डर लेते हैं उसमें से 30%, 35% या 40% कॉल पर ही कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 35% टोटल ऑर्डर्स के कॉल पे कैंसिल हो गए। तो ये चीज़ तो हमने फील करनी थी। अब उसके बाद ये वाला कलर जो है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना। वो उसने खुद ही बता दिया कि 35% जो है ना, इसमें से माइनस करो तो कितने होते हैं। 50 में से 35% माइनस कर दें तो 32 बच जाते हैं। ठीक हो गया। अब कॉल कंफर्मेशन हो गई, ऑर्डर जो कंफर्म होने थे हो गए। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप अपना प्रोडक्ट पिक करते हो, पैक करते हो, और कोरियर वाले को कहते हो वो इसको शिप कर देता है, शिप हो जाता है। कॉल कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर पिक पैक शिप हो जाता है, ठीक है। अब पिक पैक शिप जब हो जाता है तो कोरियर वाले आप प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। अगर आप कराची से उसको शिप कर रहे हैं तो वो लाहौर भेजेंगे, सियालकोट भेजेंगे, लाड़काना भेजेंगे, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में भेज रहे होंगे। और इस दौरान आप देखोगे दो तीन ऑर्डर जो है ना वो कराची में ही पड़े हुए हैं, भाई ये क्यों नहीं जा रहे, इन्होंने भी तो जाना था पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर। तो वो लड़ाई लड़ुई करके वो भी निकलवाओगे आप। उसके बाद जो राइडर होगा वो सोचेगा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और मैंने खाना भी खाना है, खाने का भी टाइम है। वो सारे जो प्रोडक्ट पेशावर में उसने बांटने थे वो लेगा और बाहर निकलेगा, और पास ही किसी दुकान पे बैठ के खाना खा रहा होगा। और बाद में वापस आके कहेगा कि किसी ने लिया ही नहीं, किसी ने अपना दरवाजा ही नहीं खोला, किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया, और फोन उसने किया ही नहीं होगा, वो वहां पहुंचे ही नहीं होगा। खैर वो आप बायर को पूछोगे, बायर कहेगा कौन सा फोन, मुझे तो कोई कॉल ही नहीं करता, मुझे तो 2 दिन से कोई फोन ही नहीं आया, आपने ही किया तो मैं बड़ा खुश हुआ। खैर वहां भी आपकी एक लड़ाई होगी और लड़ लुड़ के आप वो सारे ऑर्डर जो है ना वो बायर के घर तक पहुंचाओगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएंगे। कभी राइडर भी जाएगा, ईमानदार राइडर होगा, उसको एड्रेस ही नहीं मिलेगा। खैर बहुत मसले होते हैं। तो उस लड़ाई के अंदर जो है ना हमारे ऑलमोस्ट 25% जो ऑर्डर्स है ना वो मिस हो जाते हैं, और ये ऑर्डर्स घूम घुमा के वापस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये जो एक एवरेज रेशो है 25% के करीब ऑर्डर्स घूम घमा के दोबारा से हमारे पास वापस आ जाते हैं। 32 में से 25% अगर हम निकाल दें तो 25% बनते हैं 8 ऑर्डर्स। अब 8 को हमने नहीं छेड़ना, ये खुद ही वो बता रहा है। तो 8 भी माइनस हो गया 32 में से, बाकी बच गए 24, ठीक है। 24 ऑर्डर्स ऐसे हैं 50 में से, ऑलमोस्ट 50% बनते हैं जो कि बायर के पास पहुंच चुके हैं, और इसके सारे पैसे भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, फिर जो है ना हम प्रोडक्ट के अगले टैब की तरफ मूव करते हैं। इतनी लड़ाइयाँ कैसे करेंगे, सारिया आप पूछ रही हैं। लड़कियां तो मजाक करते हुए भी लड़ाई कर लेती हैं, उनके लिए तो मसला ही नहीं है। तो ये लड़ाई की इंशाल्लाह आपको आदत हो जाएगी।
शुरू में आपको लगेगा कि लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, मैं कैसे इनको एक बार कहा है दोबारा कैसे कहूँ? हमें खुद शर्म आती है ना, किसी बंदे को 2 बार किसी काम का कहते हुए। लेकिन बाद में जो है वो ऐसा आपकी शर्म दूर होगी इस मामले में कि आप उनको बार-बार कॉल्स भी कर रहे होंगे, टैग भी कर रहे होंगे और फ़ोन पे जो है ना सख्त बातें भी सुना रहे होंगे और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप इसमें बड़े माहिर बन जाएँगे। तो चलें जी हम नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं। उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने पुट करनी है। सबसे पहले तो आपने ऐड करना है कि प्रोडक्ट जो भी जब भी आप सेल कर रहे हो उस वक़्त डॉलर की प्राइस क्या है? अब यहाँ पे हम डॉलर की प्राइस क्यों आपसे पूछ रहे हैं कि करंट जो डॉलर की प्राइस है वो यहाँ पे ऐड करें? उसकी रीज़न ये है कि जहाँ भी आप ऐड चला रहे हैं तो वो डॉलर में आपके डॉलर स्पेंड होते हैं, पैसे स्पेंड नहीं होते। तो जब स्पेंड डॉलर होते हैं तो उसको हम कैलकुलेट भी डॉलर्स में ही करेंगे। अगर आप अगर पाकिस्तान में आप गूगल पर जाते हैं और देखते हैं यूएसडी टू पीकेआर, वो आपको कहता है 300। लेकिन आपने जो डॉलर बाय किए हैं किसी बंदे से और पेयोनीर में ट्रांसफ़र करवाए करवाए हैं, उसने ₹10 ₹15 ऊपर आपसे चार्ज कर लिए हैं, तो आपने यहाँ पे वही अमाउंट लिखनी है जो आपने पे की है। सही है? जो गूगल का रेट चल रहा है वो नहीं लिखना, जो अमाउंट आपको मिली है या जितने आप पैसे रुपीज़ आपके स्पेंड हुए हैं उसको लेने के लिए, वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है? वो 300 होगा, किसी का 310 होगा, किसी का 330 होगा, मुख़्तलिफ़ हो सकता है। तो जितनी भी आपकी अमाउंट स्पेंड हुई है, हो सकता है आपको सस्ते मिल जाएँ, कोई बंदा हो उसने ब्लैक में रखे हों और वो कहीं निकाल ना सकता हो, एफबीआर वाले पीछे पड़ जाते हों, तो वो आपको सस्ते भी दे सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट की कॉस्ट। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या चीज़ें ऐड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जितने पैसों की आपने प्रोडक्ट बाय की है, वो सबसे पहली चीज़ कि जितने पैसों की ये प्रोडक्ट आपने बाय की है, जो भी मैन्युफैक्चरर था या होलसेलर था या डीलर था, जिस बंदे से बाय की है वो कॉस्ट। दूसरे नंबर पे इस प्रोडक्ट को वहाँ से आप अपने घर पे लेके आए या किसी 3PL में लेके गए तो वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर इसको पिक पैक किया, इसमें जो फ्लायर यूज़ होता है उसकी कॉस्ट होगी। फिर इसके ऊपर जो लेबल आप प्रिंट करते हो ₹5, ₹2, ₹10 जितने स्पेंड होते हैं एक पे, वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर इसमें अगर की कोई मज़दूरी वगैरह ऐड है, आप 3PL की सर्विस ले रहे हो तो वो भी ऐड हो जाएगी। अलग़र्ज़ किस्सा मुख्तसर प्रोडक्ट बाय करने से लेकर शिप करने तक शिपिंग कंपनी का बंदा आपके घर आता है, प्रोडक्ट लेके जाता है तब तक, जितनी भी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होगी और उसको आपने जमा करके लिखना है, ठीक है? अगर मैं आपको मज़ीद तफ़सील से बताऊँ, ₹650 की प्रोडक्ट थी, ₹50 लिए हैं 3PL वाले ने और उसमें पिक पैक शिप भी ऐड है, ठीक है? फ्लायर का रेट भी ऐड है और उसमें जो लेबल था वो भी ऐड है और उसकी अपनी जो मज़दूरी वगैरह थी वो भी ऐड। तो टोटल बन गए 700। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ आपने मार्केटिंग कॉस्ट लिखनी है कि 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के ऊपर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब ये चीज़ आप कैसे देखेंगे? आपको ऑर्डर आए 50, ठीक है? और 50 ऑर्डर आने के लिए आपके स्पेंड हो गए कोई 27-28 डॉलर। $28 पे 50 ऑर्डर आ गए फ़र्ज़ करें आपको। तो जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट है वो इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगी और 0.678 जितनी भी होगी, जितनी भी बन रही होगी वो आपने पर ऑर्डर लिख देनी है। अब ये जो 240 यहाँ पे आ रहा है ना ये ऑटोमेटिकली आएगा। इसका मतलब है कि $1 300 का था तो 0.80 के पैसे बनते हैं 240। सही है? बहुत सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कॉस्ट है जो अभी तक हमने ऐड नहीं की और वो कॉस्ट भी अभी हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये कॉस्ट है शिपिंग कंपनी की, जो आपका प्रोडक्ट बायर के घर तक पहुँचा रहा है। अब ये जो शिपिंग कंपनी है ना, इसको टोटल आपने यूनिट दिए हैं, कितने यूनिट दिए हैं? यहाँ पे आ रहा है 32। 32 यूनिट्स दिए थे, तो 32 यूनिट्स की जो कॉस्ट है, वो ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने 1 यूनिट की लिखनी है, 200 है, तो 200 यहाँ पे लिख दें 1 यूनिट की कॉस्ट और काम खत्म। अब यहाँ पे वो मार्जिन कैलकुलेट करके बता रहा है कि अगर आप ये प्रोडक्ट 2200 की बेचते हैं, यहाँ 2200 लिखा हुआ है, 2200 की प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं, तो आपको 1060 रुपीज़ आपके पास आ जाएँगे। ये है 1 यूनिट की कैलकुलेशन कि अगर आप ये प्रोडक्ट 2200 की बेचते हैं, 1060 आ जाएँगे।
अगर आप इसको 2000 की बेचते हैं तो दोबारा से कैलकुलेट फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ। सही है, मैंने 2000 लिख दिया। अब वो कह रहा है आपको 860 रुपीज बच जाएंगे। सही है, अगर 2000 की बेचते हैं तो आपको 860 रुपीज बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक जो है वो अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ कि यहाँ तक जितनी बातें समझ आई हैं क्या हुआ है। सर ये तो प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले नहीं करेंगे कैलकुलेशन, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मार्केटिंग कॉस्ट से मिक्स हो गया है, रिपीट कर दें, ठीक है। मैं मार्केटिंग कॉस्ट से आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, बल्कि ये सारा ही दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, जिसमें प्रोडक्ट बाय करनी है और उसको पैक करना है, पिक करना है, शिप करना है, शिपिंग की कॉस्ट ऐड करनी है, एक यूनिट के ऊपर आपकी एडवर्टाइजिंग की कितनी कॉस्ट आती है वो ऐड करनी है, सारी चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पर यूनिट की मार्जिन निकल आएंगे। सबसे पहला जो कॉलम है इसमें आप डॉलर का रेट लिखोगे जो आपको पड़ा है। उसके बाद आप लिखोगे प्रोडक्ट को बाय किया और उसको पिक पैक किया, तो उसमें टोटल कितनी कॉस्ट आई वो लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि 1 यूनिट, यानी आपको एक ऑर्डर आया तो वो कितने का पड़ा। ठीक है, टोटल 50 ऑर्डर आए, एक ऑर्डर आपको $1 का पड़ा, यहाँ पे 1 लिख दो। एक ऑर्डर आपको $5 का पड़ा, यहाँ पे 5 लिख दो। सही है। उसके बाद जो शिपिंग की कॉस्ट है नॉर्मली 180 होती है, 200 होती है, 170 भी होती है, 50 भी होती है। तो आपको जितनी शिपिंग की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे आपने वो लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद जिस प्राइस पे आप उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यहाँ पे वो प्राइस लिख देंगे। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने लिख देनी है 2000। तो आपको ये बता रहा है कि आपको 860 रुपये बचेंगे, एक यूनिट के पीछे आपको 860 860 रुपीज बच जाए। समझ आ गई अब? जबरदस्त। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, अब यहाँ तक आपको पता चल गया, आइडिया हो गया है कि मैं अगर ये प्रोडक्ट इतने रुपए की बाय करूंगा और नॉर्मल एवरेजली लिख लें आपके $1 जो है वो या 0.9 उसके ऊपर ऐड कॉस्ट आएगी, और पिक पैक शिप के जो पैसे हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें आप, और शिपिंग जो कॉस्ट है वो भी ऐड कर दें, और सेलिंग प्राइस जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दें। फिर आप देखें कितने पैसे बचते हैं, फिर सेलिंग प्राइस थोड़ी कम करके देखें अब कितने बचते हैं, थोड़ी ज्यादा करके देखें अब कितने बचते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और आपने मार्केट की स्टडी होगी उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एवरेजली मार्केट के अंदर कितनी प्राइस चल रही है और मेरे पास कितना मार्जिन आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। सही है, यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। ये आपको वो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपने 50 ऑर्डर्स ले लिए हैं तो उन 50 ऑर्डर्स में से जितने आपने शिप किए हैं, जितने आपको रिटर्न आए हैं, जितने ऑन कॉल कैंसिलेशन हुए हैं, तो उस सारे की कैलकुलेशन करते करते एट द एंड आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे। ठीक है, अगर सारे स्टैट्स यही होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, सुटेबल स्टैट्स हैं, तो डिलीवर 24 पार्सल अमाउंट, टोटल ऑर्डर आए 50, उसमें से जितने आपको डिलीवर हो चुके हैं वो कितने हैं, 24। तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो भी 24 की लगेगी, और आपके पास आपकी जेब में शिपिंग कंपनी से, आपकी जेब में नहीं सॉरी, शिपिंग कंपनी ने जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो भी 24 यूनिट्स के होंगे। अब शिपिंग कंपनी ने कितने पैसे कलेक्ट किए टोटल, 48,000। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब है ना, 24 है और 2000 की सेलिंग प्राइस है, तो 48,000 बन जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं शिपिंग ऑफ 32 पार्सल्स। अब ऊपर हमने 24 पार्सल की अमाउंट चेक कर रहे हैं जो कि डिलीवर हैं, यहाँ शिपिंग में हमने 32 पार्सल्स ऐड कर दिए हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि शिपिंग कंपनी ने आपसे तो 32 पार्सल्स ही लिए हैं ना, बाकी जो बायर ने रिसीव ही नहीं किए या राइडर ने 2 नंबरी कर दी वो भी तो आपके पास आ रहे हैं ना, वो घर वापस आ रहे हैं, तो उनकी शिपिंग भी तो चार्ज होगी। बिकेंगे नहीं लेकिन शिपिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उन पार्सल की भी शिपिंग ऐड होगी, तो शिपिंग तो टोटल की लगेगी, लिहाजा 32 पार्सल्स जो कि कॉल कैंसिलेशन के बाद बच गए थे उनकी शिपिंग होगी, और वो बनती है 6400, 200 पर यूनिट के हिसाब से। ये प्राइस जो है वो टोटल से माइनस कर दें तो शिपिंग कंपनी आपको ये वाले पैसे वापस कर रहे होंगे,
600 रुपीज़, जो कि शिपिंग कंपनी आपको दे देगी। अच्छा जी, शिपिंग कंपनी ने हमें ये पैसे दे दिए, अब क्या होगा? अब जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी 24 पार्सल्स की, 24 पार्सल्स की, जो कि बायर को डिलीवर हो चुके हैं, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है 16,800। प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? 1 यूनिट ये लिखा हुआ है 700। तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 24 से, तो ये वाले डिजिट बन जाते हैं। ये भी हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे स्पेंड हुए हैं। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बचते हैं 24,800 रुपीज़। सही हो गया? अब इसमें से एक कॉस्ट रह गई है जो कि हमने मज़ीद माइनस करनी है, और वो है एडवर्टाइज़िंग की कॉस्ट। इसमें से हम एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट माइनस करते हैं, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ऑर्डर। 50 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 50 है। जो यहाँ पे लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 50 ऑर्डर्स जो हैं उनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप स्पेंड कर चुके हैं, तो वो आपको टोटल की देनी पड़ेगी। और एक की कितनी थी? 0.80, 240 रुपए, 240 ज़रा 50, तो ये वाली 12,000 की अमाउंट बनती है। ये माइनस करते हैं तो आपके पास जो पैसे बचते हैं वो हैं 12,800। ठीक है? ये एक आइडियल अमाउंट है जो कि आपके पास बच रही है और आपकी जेब में आ रही है। अच्छा, इसमें ये बात है कि अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डबल हो जाती है, तो ये पैसे आपके आधे हो जाएँगे। ठीक है? ये जो पैसे नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके आधे हो जाएँगे। अगर आपके रिटर्न थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 35%, 40% पे चले जाते हैं, तो आपकी जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो फिर 1000, 2000, 3000 की दिहाड़ी बना रहे होंगे आप, वो बहुत कम हो जाएगा। सही हो गया? और इसी तरह अगर कॉल कैंसलेशन जो है वो 50% से भी ऊपर चला जाता है, तो भी आप का प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, इवन माइनस में भी जा सकते हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये सारे इंक्लूड होते हैं आपके प्रॉफ़िट मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप हल्की-सी वीकनेस शो नहीं कर सकते। आपने ऐड बहुत अच्छे चलाए, ऑर्डर अच्छे आ गए, उसके बाद जो शिपिंग वाले थे या कॉल कन्फर्मेशन वाला था, उसमें आपने थोड़ी वीकनेस दिखाई, तो भी आपका प्रॉफ़िट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने 2 जगहों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क कर लिया, शिपिंग कंपनी के साथ लड़ाइयाँ नहीं की और अपने ऑर्डर को बायर के घर तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा नहीं किया, तो भी आपके मार्जिन कम हो जाएँगे और ख़त्म भी हो सकते हैं। लिहाज़ा इन सारी जगहों से गुज़ार कर आपने प्रोडक्ट को सही सलामत बायर के घर पहुँचाना है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ऑर्डर लेना नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है ऑर्डर लेकर बायर के घर तक पहुँचाना। जब तक बायर उसको ले नहीं लेता, वो पैसे नहीं दे देता, तब तक आपका काम खत्म नहीं होता। अगर आपने कहीं भी सुस्ती दिखाई तो माइनस में जाओ। जी, शमी अब बताएँ आप क्या कह रहे हैं? 35% कैंसलेशन एंड 25% रिटर्न एवरेज है? जी, बिल्कुल, ये एवरेज है। इवन 35% कैंसलेशन से चला जाता है 40% तो भी ठीक है, 25 से चला जाता है 30% तो भी ठीक है। लेकिन इससे मज़ीद ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सर मैं केएसए में हूँ, छोटा-सा सिटी है, प्लीज़ मुझे भी गाइड करें। इकामा की बेस पे मुश्किल है काम कोई भी। इकामा की बेस पे आप केएसए के अंदर काम नहीं कर सकते। आपको केएसए में काम करने के लिए कंपनी भी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी चाहिए। वो हमारी कंपनी है यार, उसको अगर आपको काम आता है ना तो यूज़ करें, आज ही आएँ, आज ही स्टार्ट करें। अगर आपको काम आता है हमारी जो सारी उधर वहाँ पे चीज़ें हैं ना, और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 6-7 साल से हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सर ये तो प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले कहाँ गया? सर ये तो प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले नहीं करेंगे कैलकुलेशन। ये वाली कैलकुलेशन आप प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले भी करेंगे, बाद में भी करेंगे, ठीक है? आपके सामने 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स हैं, आपने उसको चेक करना है। स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले, लेकिन जब आपका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बार-बार ये शीट्स यूज़ कर चुके होंगे, तो फिर आप ज़ुबानी कर लिया करेंगे, फिर आपको इस तरह से लिख के हर चीज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा और लाज़मी और बार-बार करना पड़ेगा। आपके पास 2-3 प्रोडक्ट हैं, आपने एवरेज सेलिंग प्राइस देखी है कि वो 2200 से लेके 2500 तक है। तो आपको वो प्रोडक्ट जितने की भी मिल रही है, उसके ऊपर आप ₹50 से लेके ₹100 तक ऐड कर लें, मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंस होते हैं जो कि उस पे आने होते हैं। वो एक्सपेंस ऐड करें, कितने पैसे बनते हैं, शिपिंग कॉस्ट आप ऐड करें, और डॉलर जो है वो आप कम से कम 1 ऐड कर लें कि पर यूनिट के ऊपर आपका $1 स्पेंड हो जाएगा। फिर आप देखें कि मुझे कितने पैसे बनते हैं। फिर इस डिजिट को जो है ना वो चेंज करके देखें, कोई बंदा 1700 का बेच रहा है तो उसके मुताबिक देख लें कि 1700 के ऊपर मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ।
50 ऑर्डर अगर आपके डेली आ रहे हैं और इस तरह की प्राइस में खेल रहे हैं तो कम से कम आपके 10,000 या इससे प्लस रुपीस बचने चाहिए, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी कट डाउन हो जाना होता है और एट द एंड आपको कम पैसे बचते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप 5,000 पे खेल रहे होंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा, अगर थोड़े से भी डाउन हो गए ना तो काम खराब हो जाएगा। मार्केटिंग कॉस्ट निकालने का मेथड बता दें दोबारा। जी बिल्कुल अब्दुल मतीन, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मार्केटिंग कॉस्ट ये है कि आपने ऑर्डर लिए, आपको टोटल 50 ऑर्डर मिले और 50 ऑर्डर पे $50 स्पेंड हो गए, यानी $50 स्पेंड होके आपको 50 ऑर्डर्स मिले हैं। तो अब आप क्या, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी? एक यूनिट के पीछे आपका $1 स्पेंड हुआ, ठीक है? पर यूनिट $1 स्पेंड हो चुका है मार्केटिंग कॉस्ट का। तो आपने यहाँ पे सिंपली आके 1 लिख देना है, ठीक है? और आपने कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पे 1 लिखोगे, जितना आपने डॉलर का रेट लिखा होगा जहाँ पे जो भी आपको मिला है, यहाँ पे देखें वो पूरा-पूरा शो कर रहा है। अगर आप यहाँ 500 का लिखोगे, यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट ये है, सही है? और आपको समझाते-समझाते हमारे मार्जिन 2600 पे आ गई। सर अगर व्हाइट लेबल के लिए चाइना से सोर्सिंग करवाएँ तो जब तक प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट ट्रेंड डिक्लाइन हो जाएगा, तो सोर्स कैसे करें? अगर आप चाइना से ऐसी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, तब तो आपको नहीं करनी चाहिए। फिर आप जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट मिल रही है वही ले लेना। चाइना से मंगवाएँगे, टाइम भी लगेगा, रिस्क भी होगा कि जब आएगी तब क्या सीन होगा, और एक्सपेंस भी ऑब्वियसली ज़्यादा भी आ सकते हैं। बाय एयर मंगवाएँगे ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएँगे। बाय सी आएँगे ब मंगवाएँगे या बाय रोड मंगवाएँगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। बाय रोड भी अ, सॉरी अच्छी फैसिलिटी है, बाय रोड 15-20 दिन में आ जाता है। लेकिन फिर भी एक टाइम फ्रेम है। पाकिस्तान में आपको 2 दिन लगते हैं। मतलब अगर कराची में आप नहीं भी रहते, कहीं दूसरे सिटी में रह रहे हैं, तो भी जल्दी आ जाता है। तो पाकिस्तान से ही लें इनिशियली, आप चाइना से ना मंगवाएँ। सर प्लीज़ पेयोनियर अकाउंट का बता दें कैसे बनता है? पेयोनियर अकाउंट अगर आप अपना बनाना चाहते हैं ना, सिंपल जाएँ और जो हमारी एक फ्रीलांसिंग की मशहूर एप्लीकेशन है फाइवर, उसके ऊपर जाएँ, फाइवर अकाउंट बनाएँ, वो साथ ही आपका पेयोनियर भी बना देता है। वहाँ से ऑटोमैटिकली वो बन जाता है। अदरवाइज़ वो कभी वेरिफ़िकेशन में ऐड कर देता है, कभी कोई और मसला कर देता है, अगर आप सिंपल जाके बना रहे होते हैं ना बाहर से। हाउ टू सोर्स इन यूरोप, डू यू रिकमेंड एनी प्लेटफ़ॉर्म? यूरोप के अंदर जो है वो सीजे की ड्रॉप शिपिंग भी चलती है, वहाँ से भी लोग प्रोडक्ट लेते हैं और डायरेक्टली बायर को भी शिप कर रहे होते हैं। सी डिस्काउंट एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है या प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से भी लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ खालिस ड्रॉप शिपिंग की साइट्स भी हैं, वहाँ से भी करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको मिल रही होती हैं। चाइना से भी कर सकते हो, यूरोप में ड्राई टेस्टिंग आप करो, कहीं भी करनी है। ड्राई टेस्टिंग करो, टेस्टिंग कामयाब होती है, चाइना से मंगवाओ, 100 यूनिट मंगवा लो। यूरोप के अंदर शिपिंग बहुत आसान है, बहुत तेज़ है। यूएस के अंदर सबसे तेज़ शिपिंग है, चाइना से आप डायरेक्टली मंगवा सकते जी वाजिद भाई क्या कह रहे हैं? सर यूएई में $30 टिकटॉक ऐड चलना है, चलाएँ, कितने ऑर्डर आने चाहिए? देखें, ये जो बात है ना कि मैं इतने डॉलर की ऐड चलाऊँ तो मुझे कितने ऑर्डर्स आने चाहिए, ये हर प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, उस कैटेगरी, उस बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बहुत महँगी बेच रहे हो, सही है? और महँगी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसमें मार्जिन भी अच्छे खासे होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो ऐड कॉस्ट होगी वो हाई भी हो सकती है और आप उसको बियर भी करोगे, सही है? इसी तरह आप बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हो और मार्केट में वही उसकी प्राइस चल रही है, तो टॉप ट्रेंडी है तो उसमें ऑब्वियसली एड कॉस्ट कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अच्छा, अब मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एड कॉस्ट सबसे कम पड़ती है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश के अंदर, मिस्र के अंदर, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ एड कॉस्ट सबसे सस्ती है। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का आता है। जितने हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सारे इसमें आते हैं, मलेशिया इसके अंदर आता है, इंडोनेशिया इसके अंदर आता है और इस कैटेगरी के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे सेकंड फ़ेज़ में एड कॉस्ट पड़ती है, हाई होती है थोड़ी। हाई किस तरह होती है, आपको $2 से लेके $4 तक एक ऑर्डर आ रहा होता है। पाकिस्तान में $1 का आता है, तो इन कंट्रीज़ में जो सेकंड फ़ेज़ के अंदर है 2 से लेके $5 तक स्पेंड हो सकते हैं, फिर आपका एक ऑर्डर आएगा। लेकिन आपकी सेलिंग प्राइस भी उतनी होती है और आपके पास स्पेस भी उतनी होती है, मार्जिन भी उसी हिसाब से होते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें उसी हिसाब से चल रही होती हैं। अगर आप चले जाएँ फ़ेज़ 3 के अंदर, वहाँ पे पूरा यूरोप आता है। यूरोप के जितने कंट्रीज़ हैं, इवन टर्की भी उसमें आ जाता है।
टर्की में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन खैर हम उसको ऐड उधर ही कर लेते हैं। टर्की से लेके इंग्लैंड तक जितने भी कंट्री यूरोप के अंदर आ रहे हैं, वहां पे आपकी ऐड कॉस्ट चल रही है 5 से लेके 8-9 तक चलती है, ठीक है। एवरेजली 5-6-7 आपको पड़ रहे होते हैं पर यूनिट पर ऑर्डर लेने के लिए, इतने आपके यूरो स्पेंड हो जाते हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा और अगले फेज में चले जाएं, जो कि हमारा लास्ट फेज है, वो है यूएस। यूएस के अंदर एड कॉस्ट सबसे महंगी है। वो आपके $10 के अराउंड अबाउट आपसे चार्ज करते हैं, $10-15, 25 भी लग रहे होते हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के अंदर, उसकी सारी चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे एड कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ रही होती है। तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। विथ सीजे ड्रॉप शिपिंग वी हैव टू कीप प्राइस हाई, वेयर our competitors have low price. What to do in this case? Should we keep the price high? ऐसे होता है कि शॉपिफाई के बिजनेस के अंदर आपका डायरेक्ट कंपेटिटर कोई भी नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल नहीं कर रहे होते। प्लेटफॉर्म क्या है? जहाँ पे एक पेज है, हर बंदा वहीं पे आके लड़ाई कर रहा है, वहीं पे आके सारी छीना झपटी हो रही है, और वहाँ पे सारा कंपटीशन है। यहाँ पे जब आप बेच रहे हो ना शॉपिफाई के अंदर, तो आप ही बेच रहे हो, आप अपने ही कंपेटिटर हो, अपने ही सब कुछ हो, आपके मुकाबले में कोई नहीं है। आप हाई प्राइस पे भी बेचो लोगे। अभी आपने प्रोडक्ट हैंडलिंग की होगी तो आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि मार्केट के अंदर जो बंदा ₹50 की बेच रहा है उसका ही बिक रहा है, जो 100 की बेच रहा है उसका ही बिक रहा है, जो 150 की बेच रहा है उसका ही बिक रहा है, वो सबका ही बिकता है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई प्राइस ना रखें, लेकिन इतनी जरूर रखें कि आपके मार्जिन मेंटेन हो रहे। और अगर आप दूसरा सीन ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको महंगी मिल रही हो, बट एक्चुअल में वो इससे कम प्राइस पे भी अवेलेबल हो कहीं ना कहीं, तो फिर भी आपको फिर इस पॉइंट पे ज़रूर देखना होगा कि प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस ही मुझे महंगी मिल रही है। अदरवाइज अगर वो प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बेसिक प्राइस, तो आप जा सकते हैं। सर, व्हाट इज़ द एवरेज सीपीए कॉस्ट इन केएसए मार्केट? केएस से वो मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि पूरे गल्फ कंट्रीज का जो उसके सेकंड फेज के अंदर आता है वो तो हो चुका है। कोई टूल है जिससे कंफर्म हो जाए कि प्रोडक्ट बिल्कुल विनिंग है? ये सारे के सारे मैनुअल टूल्स हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट की बात है। मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जिससे आप खुद मास्टर बन सकते हैं कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को जज कैसे करना है। इवन अगर कोई प्रोडक्ट है और मार्केट में नहीं बिक रही, जरूरी तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही हो, बट आप उस प्रोडक्ट को देखते ही समझ जाओ कि ये प्रोडक्ट चलेगी। शायद अभी वो फेज नहीं आया जब आप लोग सेल करना शुरू करोगे और थोड़ी बहुत ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, तो तब काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सोएब भाई, क्या जरूरी है कि हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी दें? बहुत जरूरी है। कस्टमर को फ्री डिलीवरी देना फर्ज है। पाकिस्तान के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर फर्ज ऐन है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे, खत्म। और यूरोप के अंदर भी लाजमी है और यूएस के अंदर भी लाजमी है। खैर, पूरी दुनिया में फ्री डिलीवरी देनी। इससे ये होता है कि जब बायर को पता चलता है ना कि आप ₹10 की चीज दे रहे हो और डिलीवरी भी उसी ने देनी है, तो वो कहता है यार डिलीवरी के पैसे कितने होंगे, $2, तो मेरी जो है ना वो $12 की कॉस्ट आ जाएगी, ये तो महंगी लग रही है, मैं नहीं बाय करता। अगर आप वही चीज उसको 12 क्या $13 में भी दे रहे हो ना और कह रहे हो फ्री शिपिंग, तो बायर देखता क्या है कि मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है $13 का और शिपिंग साथ फ्री मिल रही है। बायर ये कभी भी नहीं सोचता कि शिपिंग की कॉस्ट इसमें ऐड है और ऐड होके मुझे मिल रही है। वो यही सोचता है कि मुझे प्रोडक्ट ही इतने की मिल रही है और साथ फ्री शिपिंग मिल रही है। इंसान है ना हम, और इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो इतना ज्यादा सोच। लिहाजा आप वो कॉस्ट ऐड कर लें और उनको फ्री शिपिंग दे दें। इन्वेस्टमेंट फॉर वाइट लेवल एट स्टार्टिंग। वाइट लेवल की इन्वेस्टमेंट हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट है। मैं एक पूरा चार्ट बना दूंगा, जिस तरह अमेजोन का हमने बनाया हुआ था हर कंट्री का, तो इसका भी बना दूंगा, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि किसी भी कंट्री में करना है क्या, उसमें मार्जिन होते हैं क्या, स्पेंडिंग होती है और क्या उसका सारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सर, कस्टमर जैसे ही ऑर्डर करता है उसे कंपेटिटर के एड्स शो होते हैं। अगर उससे चीप मिलेगी तो डेफिनेटली वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, प्लीज गाइड। ये बात होती है अगर एक कस्टमर ने आपके प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्डर कर दिया है, तो आपने पहली चीज तो ये करनी है कि फौरन उसको कॉल करना है, ठीक है। अगर आप फौरन उसको कॉल करेंगे तो उसको भी याद होगा कि मैंने ये कार्रवाई डाल दी है, मैंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है, तो उसको भूलेगा नहीं ना। वो आपसे अगले दिन आप कॉल कर रहे हो, वो ये नहीं पूछेगा अच्छा ऑर्डर कौन सा ऑर्डर मैंने किया था, वो फिर ऐसे नहीं पूछेगा।
तो ऑर्डर कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात ये है कि बिल फर्ज अगर आपसे कस्टमर कहता है कि एक दूसरे सेलर थे वो तो इतने का बेच रहे थे, तीसरे सेलर तो इतने का बेच रहे थे, तो आप उन्हें कहें कि बिल्कुल सर आप उनसे जाके बाय कर सकते हैं। हमारे पास भी वो अगर आपको कहता है ना कि सर आप 2000 का बेच रहे हैं, मैंने तो ये 1500 का भी देखा है, तो आपको हमारे पास 1000 रुपए वाला भी है, आप कहते हैं हम वो भेज देते हैं। ठीक है? आपने सीधा-सीधा ये बोलना है। वो कहेगा नहीं, नहीं अच्छा यही भेज दो। आपने उन्हें कहना है कि इसमें टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं और हमारे पास तो 6 कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं। एक हमने खुद इजाद की है। तो अगर आप कहते हो तो वो भेज देते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन कल को आप कहोगे कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, फेक चीज़ें बेचते हैं, पूरी तरह काम नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं? अब आप खुद ही आप लोग ऐसे करते हैं। आपने सही चढ़ाई कर देनी है। सर इनिशियली ये बात भी मैटर करती है कि हम सिर्फ़ एक प्रोडक्ट सेल करें। मतलब जब एक हमारा इस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म ना हो तब तक करें सेल। बिल्कुल इनिशियली तो आपने बहुत ही कम स्टॉक लेना है और कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं आप। 3PL वाले ऐसे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे आपका स्टॉक लेते हैं और उसको डेली बेसिस पे शिप भी कर रहे होते हैं। तो उस आप सिनेरियो पे चले जाएँ या अगर बाय करना है तो बहुत ही कम स्टॉक बाय करें, ज़्यादा ना करें। लास्ट क्वेश्चन राना वाजिद भाई ने कह दिया है भई लास्ट क्वेश्चन। टिकटॉक कैंपेन स्केल कैसे कब करें बता दें? कितने दिन बाद स्केल करें प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद? आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया है, ठीक है, बाद में आप सैटिस्फाइड हैं उसके रिज़ल्ट से, तो उसी कैंपेन पे आपने उसको आगे कंटिन्यू कर लेना है, उसी को चला के। जब प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के हों एंड हम कहें वो क्वालिटी डिफरेंट है। हाँ, ये वैसे झूठ है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं कहता आप ऐसा करें, मैं बस आपको बता रहा हूँ। लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो ये तो झूठ हो जाएगा, बिल्कुल आपने नहीं करना। कोरियर सर्विस वाले कितने दिन बाद पैसे देते हैं टीसीएस एंड लेपर्ड वाले? ये कोरियर वाले जो है ना वो 3 दिन से लेके 10-12 दिन तक लगता है टाइम पैसों को वापस करने में। अगर आपके सर्कुलेशन तेज़ होती है ना वो डिलीवरी कर देंगे, लेकिन 3 दिन बाद तो कर देते हैं। नॉर्मली आप 10 दिन का 12 दिन का टाइम अपने ज़हन में रखें। कराची में 3PL मिल जाती है इज़िली। जी बिल्कुल, कराची में 3PL मिल जाती है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जितने भी पर्सन उधर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सर 8 टू 10 के एसएआर में हो सकता है कि ऐसे में बिल्कुल ईज़िली हो सकता है। 8 टू 10,000 सऊदी रियाल में ईज़िली आप सऊदी अरब में या यूएई में कर सकते हैं, दोनों की ऑलमोस्ट सेम करेंसी है। सर ये सब हम डेली करेंगे या उस दिन करेंगे जब हमारे ऑर्डर्स डिलीवर हो जाएँ? ये काम आप उसी दिन करेंगे जब आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो जाएँगे। लेकिन साथ-साथ आपको शीट बनानी है, उसमें मैनुअली अपने पास सारा डाटा रखना है। वो डाटा आप बनाते जाएँगे ना, तो आप शिपिंग कंपनी वाले को भी तंग करेंगे कि यार इतने ऑर्डर कन्फर्म थे, इतने यहाँ चले गए हैं, अब ये वाले अभी तक पेंडिंग में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? तो शीट्स आपने एक्सेल की शीट एक बना लें, उसमें आपने डेली बेसिस पे अपडेट करनी है। आज के सेशन का मज़ा आया, आई लर्न अ लॉट, जज़ाकल्लाह, वेलकम, वेलकम। आपने जो कंपनी कहा सऊदीया में, वो कैसे ओपन करते हैं? अगर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास वहाँ पे कंपनी है और वो आप भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो कंपनी ओपन करनी है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर कंपनी ओपन हो जाती है। कफ़ील वगैरह का कोई सीन नहीं होता उसमें। और उसको ओपन करने के लिए आपका 1 लाख रियाल या 1,20,000 रियाल के करीब पैसे स्पेंड हो जाएँगे और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल तक तो आप बिज़नेस ही नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो 1 डेढ़ साल के बाद आप बिज़नेस कर सकते हो। तो ये 2 बहुत बड़े लॉक हैं, एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और दूसरा कि 1 लाख रियाल आपका हर साल लग रहा होता है, उस कंपनी के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि एक बार लग गया तो लग गया, वो हर साल उसके इतने स्पेंड होते हैं कि हर साल उस पे लगता है। तो इतनी महँगी कंपनी है और इतना ज़्यादा टाइम भी वेट करना है। तो अगर आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म मंसूबा है, सऊदी अरब ऐसी मार्केट है जो कि अगले 4 साल तक 3 से 4 साल तक तो कन्फर्म है कि उसमें स्पेस भी रहेगी, उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी बेशुमार होंगी। आप यकीन करें पिछले सिर्फ़ 4 माह में, 4 माह के अंदर 14% ऑनलाइन जो बाइंग है ना वो इंक्रीज़ हुई है। 14% इज़ टू मच इन जस्ट 4 मंथ्स। तो किस स्पीड से वो लोग आगे आ रहे हैं और किस स्पीड से वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, उस स्पीड से वहाँ पे सेलर नहीं आ रहे। मतलब बिज़नेस करने वाले लोग ही नहीं हैं। वो कौन करना है? हमने ही करना है ना, वो तो नहीं करते। उनको तो गवर्नमेंट पकड़-पकड़ के ज़बरदस्ती ला रही है कि आप दुकानों पे बैठो, फैक्ट्रियों में बैठो, ये करो, वो करो। तो वहाँ स्पेस इतनी ज़्यादा है कि अगले 4 साल तक आप खुल के खेल सकते हो।
तो अगर आपका मंसूबा है कि वहाँ पे मैंने अच्छा बिज़नेस करना है, तो फिर बेशक आप आज से कंपनी स्टार्ट कर दें। लेकिन आप आज से कंपनी स्टार्ट तो कर देंगे, उसको 1 डेढ़ साल लगेगा, बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। बिज़नेस अगर आपने करना है, तो फिर हमारी चीज़ें यूज़ कर लें, वो तो हम वैसे ही आपको दे रहे हैं। केएसए के लिए क्या सॉल्यूशन है ई-कॉम करने का? पैसों के बगैर भी एक सॉल्यूशन है, जो कि अभी मैं इंशाल्लाह सेशन के बाद एक वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे शेयर कर दूँगा, वो आप देखें। केएसए के अंदर हम अपने भी पैसे लगाने चाहते हैं ना, मैं, अब्दुल्ला अज़हर हैं या हमारे जो करीबी लोग हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वहाँ कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता जिसका एक्सपीरियंस हो या जो भी जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तो हम कैसे किस पे इन्वेस्ट करें, ठीक है? हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कह रहे हैं सारी चीज़ें ले लें, वो इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम आप लोग आएँ, सीखें, अपने थोड़े से पैसे लगाएँ, 500, 1000 भी लगाएँ। आपके अपने पैसे होंगे, आप दिलो-जान से काम करेंगे, अगर आपने अच्छी मेहनत की, अच्छे रिज़ल्ट लिए। हम खुद ही इन्वेस्टर हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं, जो कहते हैं कि हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हम ना खुद कर सकते हैं, ना वो लोग खुद कर सकते हैं, ना हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। है ही कोई नहीं और मार्केट पूरी खाली पड़ी हुई है। तो अभी मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, आपके लिए भी होगी, वर्चुअल असिस्टेंट्स की हमें ज़रूरत है। इवन ऐसे बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो खुद आके काम करें, थोड़ा-सा काम करें, अपनी मेहनत दिखा दें हमें और बस। हम भी तैयार हैं और दूसरे लोग भी तैयार हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी स्पेस है। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके लेक्चर की वजह से वो हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। न्यूबी आपका कैसे वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। न्यूबीज़ के लिए भी है बिल्कुल जो मैं वीडियो शेयर करूँगा उसमें न्यूबीज़ के लिए भी एक बड़ा ऑप्शन है कि उनके लिए हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग अलग से शुरू करने देखिए वैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं पाकिस्तान की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और साथ फिज़िकल भी दे रहा हूँ। वो अलग लेक्चर देना पड़ता है क्योंकि एक शुरू कर लिया ख़त्म नहीं कर सकते। ऑनलाइन अलग देना पड़ता है। अब साथ कैसे भी शुरू कर दें, तो मैं तो ख़त्म। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने अपने जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी ऐड किया है, जो केएसए में रहते हैं, ऑलरेडी वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी ऐड किया है और पाकिस्तान में भी और हमने एक छोटा-सा प्लान बनाया है, वो आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, मैं मीटिंग के बाद जो है ना, वो लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? यार सीट्स लिमिटेड हैं, ये मसला है जो लोग एक्सपर्ट थे ना, उनके ही मेरे पास कोई 100 के करीब कॉन्टैक्ट आ गया, उन्होंने फॉर्म फिल किया। अब उसमें से शॉर्टलिस्ट करते-करते जिनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस हमें समझ आ रहा था, जिनसे मैंने कॉल पे बात की और मैं थक गया बहुत बुरी तरह से, उनको हमने 30 लोगों के ग्रुप बना दिए 1 टू 1 के, उनका काम उधर उनके फर्स्ट सेशन वो सारी चीज़ें वो उनके ग्रुप में शीट का लिंक डाल दिया जिसमें प्रोडक्ट हैं, वो सारी चीज़ें कर दी। अब दूसरे फ़ेज़ के अंदर जो कि न्यूबीज़ होंगे कुछ और कुछ जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं, तो उनको भी हमने कहा कि आप भी इसमें ऐड हो जाएँ और आप भी देखें, आपको जो बंदा फुर्तीला नज़र आता है, जो अच्छा काम करने वाला है, मेहनत करता है, वो नज़र आ जाता है सबको। जब एक ही जगह पे काम करना होता है, सेशन भी इकट्ठे होते हैं, तो फिर आप देखने के बाद उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अब लोग हैं ही नहीं कि हम किसी को रिकमेंड कर दें, ना हम खुद कर सकते। प्रोडक्ट न्यू है या ओल्ड कैसे पता चलता है? ये आपने उसके फ़ेसबुक पे जब सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे टाइम आ रहा होता है कि कितने अरसे से ये बंदा ऐड चला रहा है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ग्रुप कैसे जॉइन होगा? वो आज जो है मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, उसके साथ एक लिंक होगा। उस लिंक को आपने फिल कर देना है, तो इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।